हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी ने जो मौर्य काल से और मौर्योत्तर काल से जो प्रश्न पूछे हैं विगत एग्जाम्स में, वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल जो है ये पिट में पूछा गया था, 2022 के पिट में पूछा गया था। और प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी था। मतलब कि एक ऐसा शासक है जिसका नाम जो था देवानामप्रिय या प्रियदर्शी भी उसको कहा जाता था। तो ये कौन सा था? ऑप्शन है, देखिए इसमें से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक, तीसरा है गौतम बुद्ध, और चौथा है भगवान महावीर। तो इसमें से देखिए, जो अशोक था, अशोक को देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि ये देवों का प्रिय था, इसलिए इसको कहा जाता था। और ये जो मौर्य काल है, मौर्य काल में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य तो महान शासक रहा ही है, लेकिन अशोक ने जितना काम किया है वो कमाल का काम किया है। और उस समय हम ये कह सकते हैं कि श्रेष्ठ साम्राज्य इसने स्थापित किया था। तो ये देवानामप्रिय नाम से भी ये जाना जाता था। और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म को इसने काफ़ी ज़्यादा फैलाया भी था। उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो अपना उत्तर पूर्व वाला एशिया वाला भाग हो या फिर श्रीलंका हो, सब जगह पर उसने कई ऐसे भिक्षुओं को या फिर कई ऐसे धर्म प्रचारकों को भी वहाँ पर भेजा था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो कनिष्क जो शासक था, तो कनिष्क, अब देखिए कनिष्क शासक जो है ये कई तरह से महत्वपूर्ण है। हमने जब बौद्ध काल पढ़ा था तो बौद्ध में हमने देखा था कि बौद्ध संगीति में चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय कराई गई थी, कनिष्क के समय। तो कनिष्क के समय का एक चिकित्सक था जिसका क्या नाम था? ऑप्शन है देखिए सुश्रुत, कश्यप, चरक और पतंजलि। तो इसमें से देखिए जो चरक है, चरक उस समय का बहुत ही कहें कि कमाल का चिकित्सक था। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में इसने बहुत ही महान काम किए थे। और चरक संहिता इसने एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी। चरक संहिता में कई तरह की जो विधियां हैं, औषधियों को कैसे उपयोग करना है, कैसे किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई आवश्यक है, कैसे उसको दिया जाना है, ये सारा कुछ उसमें यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। मतलब कि नगर पालिका प्रशासन जो था इसको किसने सही से प्रचालित किया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा कनिष्क, और चौथा है यहाँ पर अकबर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर प्रशासन को बहुत ही अच्छे से वो चलाया था। अब देखिए आज के टाइम में भी जैसे जन्म का, मृत्यु का, ये सब जो डेटा है वो रखा जाता है, तो इस प्रकार से वहाँ भी इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से नगर प्रशासन को बसाया था। और उसका प्रशासन जो था वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर चलाया जाता था। और जिसका जो एक नगर जो था, उस नगर का जो प्रमुख होता था उसको नागरक नाम से यहाँ पर जाना जाता था। इसके साथ साथ में देखिए कई तरह की वहाँ समितियाँ भी बनाई गई थी, जिन समितियों के माध्यम से ये पूरा संचालन किया जाता था। तो यहाँ पर मेगास्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, तो ये भी पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी है, या मेगास्थनीज की प्रमुख रचना कौन है जिसमें भारत का वर्णन है, इस तरह का पूछता है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका जो पुस्तक लिखी है उसमें इसने काफ़ी उल्लेख किया है। यहाँ पर उसने ये बताया था कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियाँ बनाई जाती हैं, और उन समितियों का जो काम होता है फिर पूरा जिस तरह का हमारा प्रशासन होता है, वर्तमान प्रशासन की भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो समितियाँ थी, उन समितियों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रथम समिति जो थी ये औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र, इसके बाद कला का क्षेत्र, और इससे संबंधित जो कारीगर थे उनकी जो व्यवस्था हो या उनका निरीक्षण करना हो, ये सारा काम पहली समिति का काम था। दूसरी समिति देखिए किससे संबंधित थी? ये विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास, चिकित्सा से संबंधित थी। अगर कोई देखिए, एक कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये विदेश मंत्रालय का पूरा जो काम हो रहा था उसको यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए द्वितीय समिति बनाई गई थी। तृतीय समिति देखिए जनगणना का हिसाब रखने के लिए। देखिए उस समय भी जनगणना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जनगणना आज भी ज़रूरी है।
और जनगणना आज देखिए 10-10 वर्षों में कराई जाती है, लेकिन हालांकि अभी कुछ समय से ये नहीं कराई जा रही है। हालांकि 2021 में देखिए जनगणना कराई जानी थी, लेकिन जनगणना नहीं कराई गई। अब जनगणना से देखिए होता क्या है, जनगणना क्या है कि हमें ये बताती है कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है, किस किस व्यक्ति के पास किस किस तरह का रोजगार है, और उससे हमें आगे भविष्य की किस तरह की नीतियाँ बनानी है। तो नीतियों का बनाने का, उनको क्रियान्वयन करने का, और देश की चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति हो या देश की अंदर की जो स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, सबको सुधारने के लिए जो जनगणना है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जनगणना उस समय भी यहाँ पर देखिए कराई जाती थी। एक समिति थी देखिए जो नगर के व्यापार के लिए काम करती थी, व्यापार किस तरह से होना है, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाना है, ये सब काम करती थी। दूसरी एक देखिए समिति यहाँ पर थी, वस्तुओं में मिलावट के जांच के लिए एक समिति थी, कि मतलब भाई कोई भी अगर मिलावट करता है तो उसको सही से दंड दिया जा सके, मिलावटखोरी ना हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ में एक समिति और बनाई गई थी जो क्रय विक्रय वस्तुओं के जो मूल्य निर्धारण है या अन्य चीज़ों हैं, ये सब का काम करती थी। तो इस प्रकार से 6 समितियां बनाई गई थी, और प्रत्येक समिति में हमने देखा कि 5-5 सदस्य होते थे। ये मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है, इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अब देखिए ये जो सारा डिस्क्रिप्शन आप सुन रहे हैं ना, ये डिस्क्रिप्शन भी आगे जो आगे आएगा एग्ज़ाम, उसमें अगर इससे संबंधित कहीं भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। अगला देखिए प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। देखिए इसका तो चर्चा हमने पहले भी किया, तो चौथी बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई थी। और इसमें एक बड़ा काम ये हुआ था कि देखिए जो हमारा बौद्ध जो धर्म है, इसको 2 उसमें बांट दिया गया था इस समय, हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो हीनयान और महायान में 2 उसमें बांट दिया गया था। इन दोनों में अंतर क्या था, देखिए हीनयान का मतलब सीधे सीधे ये समझिए आप कि ये मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे। ये जो बुद्ध के विचार थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनका अनुपालन करते थे। लेकिन यहाँ पर हीनयान में ऐसा नहीं था कि उसकी मतलब मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। महायान शाखा क्या थी, महायान शाखा में ये जो बुद्ध की मूर्ति है उसका प्रचलन था, उसकी पूजा होती थी। और जो कनिष्क था देखिए, है ना, जो कनिष्क जिसने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, तो कनिष्क इसी महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति में हुई थी। अगला देखिए प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक। देखिए पूछा ना यहाँ पर प्रश्न, तो जो हमने अभी तक जो चर्चा की थी देखिए वो सारी की सारी यहाँ पर भी काम आएगी, अब आगे भी आपको एग्जाम में काम आएगी, तो है ना। तो मेगास्थनीज, ये इंडिका किसकी पुस्तक थी, देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक थी। और मेगास्थनीज देखिए उस समय जब मौर्यों का शासक था, या कहें कि जब चंद्रगुप्त मौर्य था, तभी ये भारत में आया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए और भी जो लेखक थे उनकी रचनाएं दी गई हैं। जैसे देखिए एक फाहयान लेखक है, तो फाहयान कब आया था, ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था, ये जो अपना गुप्त काल आया है ना, तो गुप्त काल के टाइम का है ये। तो कभी अगर ऐसे पूछ ले, इनको क्रम लगाने का पूछ ले कि भाई मेगास्थनीज, ह्वेनसांग और ये फाहयान, इनका क्रम लगाओ कि ये इनके आने का, भारत में आने का जो क्रम सही है, अगर ऐसा कभी प्रश्न पूछता है तो देखिए मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया है, इसने इंडिका लिखी है। ठीक है, अगर फाहयान की बात करें तो ये विक्रमादित्य के समय आया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया है, और इसका काल था देखिए 399 से 414 ईस्वी था। ठीक है, और ये मेगास्थनीज ईस्वी पूर्व का था। इसके बाद देखिए ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया है, और इसका काल था 629 से 645 ईस्वी। और इसने जो बुक लिखी है अपनी, तो इसको कहते हैं सीयू की नाम से इस बुक को जानते हैं। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, इनके आने का टाइम और ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए यहाँ पर पूछता है चरक संहिता के बारे में पूछ रहा है ना, कि भाई चरक संहिता किससे संबंधित है, राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से, किससे, चिकित्सा से संबंधित है। क्योंकि चरक संहिता चरक ने लिखी थी, और ये वास्तु न होके बल्कि ये क्या थे कि भाई बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, एक प्रकार से कह सकते हैं ये आयुर्वेदाचार्य थे। औषधियों को कैसे उपयोग करना है, रोग का कैसे निवारण करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। और देखिए ये भी एक चीज़ है कि चरक जो था ना, ये किसके टाइम का था, ये भी कनिष्क के टाइम का था। ठीक है, यानी कनिष्क के राज दरबार में चरक रहता था। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य व्यवस्था मुख्य रूप से डाट पर निर्भर करती थी या निर्भर थी।
तो अर्थव्यवस्था किस में निर्भर थी उस समय? ऑप्शन देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित या फिर युद्ध आधारित। तो ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि उस समय देखिए कृषि की जाती थी और उस कृषि से जो किसान पैदा करते थे उस पे एक टैक्स लगा दिया जाता था और उस टैक्स की वसूली होती थी और वह उसी से फिर जो राज्य था, राज्य का सारा जो प्रक्रम था वो चलता था। जैसे देखिए अभी भी हमारी सरकार कैसे चलती है? टैक्स से चलती है। लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या है कि वर्तमान में अगर हम मोटी मोटा देखें तो भाई 3 तरह के उद्योग हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक और तृतीयक हम देख लेते हैं। तो प्राथमिक में जैसे अभी भी जो खेती वाला जो सारा काम आता है, खेती का है, मुर्गी पालन, मछली पालन और गाय भैंस पालन, ये सब प्राथमिक में आता है। द्वितीयक वाला क्या होता है? द्वितीयक में जो विनिर्माण क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, वो विनिर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक में आता है। और तृतीयक में क्या होता है? तृतीयक में होता है फ्रेंड्स जो सर्विस सेक्टर होता है। तो इन सब से हम क्या करते हैं, अभी भी 2 तरह के टैक्स कलेक्ट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसी तरह से उस समय क्या था, उस समय तो मुख्य जो चीज़ थी वो कृषि में ज़्यादा मतलब निर्भर थी। हालांकि औद्योगिक चीज़ें भी होती थी, व्यापार भी होता था, लेकिन इस समय मौर्य काल के टाइम पे मुख्य जो काम था वो आर्थिक गतिविधियों का, वो क्या था, वो धीरे मतलब ये जो कृषि वाला था सबसे ज़्यादा था। लेकिन कुछ यहाँ पर धीरे धीरे देखिए ये भी बताया गया है कि भाई व्यापार और इसका भी भूमिका यहाँ पर धीरे धीरे मतलब हुई है। अगला देखिए, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? अब देखिए अशोक है तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। कितने हैं? 14। अब देखिए इनमें से, इन शिलालेखों में से ये पूछ रहा है कि कौन सा जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा है। तो इसमें जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। और इस शिलालेख में जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसको मतलब उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो ये भी प्रश्न अधिकांशतः पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दिया गया है? और यदि ऑप्शन वहाँ पे 13वां है तो हमारा यही ऑप्शन वहाँ पर सही होता है। तो अशोक देखिए, अशोक ने कलिंग पे युद्ध किया था। अब कलिंग वाला क्षेत्र जो है ये वर्तमान का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र था। ये माना जाता है कि कलिंग जो है वो हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ में देखिए जो कलिंग था वो दक्षिण भारत के लिए एक द्वार था। द्वार कैसे? मतलब वहाँ से अगर हम निर्यात आयात कर रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण था। और इसके साथ साथ में उधर ही से हम जो हमारा ये पूर्व वाला भाग है एशिया का, वहाँ से भी हम व्यापार कर पाते थे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो कलिंग में आक्रमण कर दिया था अशोक ने। और आक्रमण कब कर दिया था? इसने अपने 8 वर्ष पूरे होने के बाद में, या फिर कहें कि 8वें वर्ष में, ठीक है, अपने जब इसका मतलब राज्यारोहण हुआ, जब ये राजा बना, उसके 8वें वर्ष में इसने युद्ध कर दिया और कलिंग को जीत लिया। हालांकि वहाँ से ये बहुत ज़्यादा वहाँ नरसंहार हुआ, लगभग लाख लोग मर गए और 1-1.5 लाख लोगों की और मतलब विशेष तरह की अलग क्षति हुई। तो इसकी वजह से इसी टाइम से इसका जो मन है वो परिवर्तित हो गया था। तो इसने फिर भेरी घोष इसको कहा करते हैं, जैसे युद्ध की जो वो युजुत्सा है उसको भेरी घोष कहते हैं। तो भेरी घोष को छोड़कर इसने धम्म को अपना लिया था, है ना। धम्म मतलब इसने धर्म को अपना लिया और फिर कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये इसी मतलब अगर प्रश्न ये पूछे कि किस समय से अशोक ने अपना मतलब वो परिवर्तित कर दिया, मन परिवर्तित हो गया, ये सब तो यहीं से कलिंग युद्ध से ऐसा होता है। अगला देखिए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग, देखिए पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो कलिंग वाला जो क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, अभी जो हमने बात की, तो उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी तोसली। और काफ़ी डिटेल में देखिए हमने इसका देखा ही वर्णन। और तो देखिए यहाँ पर ये बता भी रहा है कि भाई फिर धम्म को इसने क्या कर लिया था कि स्वीकार कर लिया था, भेरी घोष को छोड़ दिया था। अगला देखिए, देवानाम प्रिय नाम से किसको जानते हैं? देखिए फिर रिपीटेड प्रश्न है। अब देखिए ये जो प्रश्न, जैसे अब हम जितने भी प्रश्न इस टॉपिक के पढ़ लेंगे, अब हो सकता है हमारे अगले वाले एग्जाम में इन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न रिपीट करके आ जाए। जैसे कि देखिए ये वाला एग्जाम 2015 में पूछा गया, इसके पहले हम एक बार इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। देवानाम प्रिय वाला पढ़े थे, शुरू में पढ़े थे, ठीक है। तो किसको कहते थे? हमें मालूम है कि ये अशोक को देवानाम प्रिय कहा जाता था, देवों का प्रिय कहा जाता था, प्रियदर्शी भी इसका नाम इसको कहा जाता था। अब कुछ चीज़ें और देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ इसके अभिलेख हैं। तो भाब्रू अब एक अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। जबकि ये देखिए मास्की एक है,
अभिलेख, तो मास्की अभिलेख में इसको बुद्ध शाक्य कहा गया है। इसके साथ साथ में देखिए गुर्जरा और मास्की जो अभिलेख है यहाँ पर अशोक नाम भी इसका मिलता है। तो इस प्रकार से गुर्जरा, मास्की, कुछ और अभिलेख जैसे कि देखिए नत्तूर है, उडेगोलम है, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और एक देखिए रुद्रदामन का अभिलेख है, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में फ्रेंड्स। ये कहता है कि भाई जूनागढ़ में किसका अभिलेख है ना। तो जूनागढ़ में जो अभिलेख है ये है रुद्रदामन का। अब रुद्रदामन जो अभिलेख है इसमें भी अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो झील है, इस झील को जो बनवाया गया था तो मौर्य काल में बनवाया गया था, तो वहाँ से ये उल्लेख जो है रुद्रदामन के अभिलेख में भी किया गया है कि भाई इस झील का जो निर्माण है वो इनके द्वारा करवाया गया। हालांकि रुद्रदामन में ने भी इस पे काम को वहाँ पर फिर कराया था, पुनरुद्धार कराया था इसका। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था। तो तक्षशिला जो है ये किनके बीच में स्थित था, नदियों की यहाँ बात पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु झेलम, झेलम चेनाब, चेनाब रावी और रावी ब्यास। तो ये था सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में ये तक्षशिला था और तक्षशिला बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और ये शिक्षा का महान केंद्र था। आचार्य चाणक्य जैसे जो शिक्षक हैं वो यहीं के शिक्षक थे और चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहीं पर शिक्षा दी गई थी। आचार्य चाणक्य ने प्रशिक्षित किया था तक्षशिला में बहुत ही अच्छे ढंग से चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त तभी इतनी बड़े मतलब साम्राज्य में कहें कि राज कर सका और घनानंद जैसे शासकों को पराजित कर सका। तो ये सारी चीज़ें जो है तक्षशिला से एक ये भी कहने को है कि जब चंद्रगुप्त पद्मनंद से लड़ने के लिए जब वो करता है तो घनानंद से लड़ने को वो करता है तो वो चाणक्य उससे कहता है कि ये जो तुम लड़ने जा रहे हो इसका जो मार्ग है ये तक्षशिला से होके जाता है, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप अच्छे काम कर सकेंगे, आप अपने अधिकारों के लिए भी लड़ सकेंगे, आप अच्छी जॉब पा सकेंगे या जीवन में अच्छे हो सकेंगे। तो शिक्षा जो है वही से होके, मतलब शिक्षा से ही आप ये कह सकते हैं कि होके वो मार्ग जाता है जो मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। तो देखिए कलिंग पर विजय किस में पता चलती है, देखिए 13वें शिलालेख में। अब देखिए ये वाला प्रश्न किसमें पूछा गया, देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 वाले में पूछा गया है। इसके पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना है, हमको याद करके रखना है बिल्कुल। अगला देखिए, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ... में एक स्तंभ पर था। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई जो अशोक का 4 सिंहों 4 शेरों वाला जो शिलालेख है वो कहाँ पे है, स्तंभ लेख है जो वो कहाँ पर है। तो देखिए ये क्या है, सारनाथ में है। इसको तो हम कई बार पढ़ ही चुके हैं और सारनाथ में है। यहीं पर हम जानते हैं कि भाई गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यहीं पर दिया था और इसी को राज चिन्ह के रूप में हम यहाँ पर अपने देश में उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ में इसके नीचे एक वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब होता है कि सत्य की ही विजय होती है और ये अपना राष्ट्रीय वाक्य है या कहें कि राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। तो ये 4 मुख वाला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्नों में पक्का पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से या निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था, राजनीतिक सलाहकार कौन था, चाणक्य था। तो चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता है सिवाय एक नाम के, इन ऑप्शनों में से वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य और यहाँ पर एक नाम दिया है समुद्रगुप्त। तो देखिए समुद्रगुप्त नहीं नाम था क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त काल का एक राजा था। बाकी यहाँ पर देखिए चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन 3 नामों से जानते थे जो कि राजनीतिक सलाहकार था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो विष्णुगुप्त नाम दिया है ना, एक नाम इसी से मिलता जुलता है, विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं।
वो चाणक्य का नाम नहीं है। तो कभी ये अगर कंफ्यूज कर दे आपको कि विष्णु शर्मा और विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त जो है ये चाणक्य का नाम है, लेकिन विष्णु शर्मा जो है वो चाणक्य का नाम नहीं है। ये थोड़ा सा याद करके रखिएगा। और ये देखिए, बाकी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है जो कि राजनीति की अच्छी किताब है, और ये कह सकते हैं कि इसमें राज्य कैसे चलाना है, राज्य के कौन मित्र होंगे, कौन शत्रु होंगे, कैसे उनसे निपटना है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और देखिए अगला इसमें ये भी पॉइंट है कि भारत का जो नेपोलियन है, हालांकि देखिए भारत के नेपोलियन के उसमें समुद्रगुप्त का नाम आता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। और अगर मैकियावेली पूछे कभी कि मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को यहाँ पर मैकियावेली कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है, यहाँ पर इसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया है। अब देखिए जो शिलालेख लिखे गए हैं तो ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक, मुख्यतः इन तीन उसमें लिखे गए हैं। हालांकि कुछ एक यूनानी भाषा में भी मतलब लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन ब्राह्मी, खरोष्ठी और एक ये है अरमाइक। तो इसमें क्या है, जो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हैं, तो अपना जो भारत का पूरा क्षेत्र है लगभग हर जगह ब्राह्मी लिपि के मिलते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि खरोष्ठी, तो खरोष्ठी वाला जो है, जो अपना उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम के अगर वहाँ चले जाएं हम, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहाँ अगर चले जाएं और उससे भी अगर आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पर देखिए खरोष्ठी मिलेगा। खरोष्ठी से अगर उसी तरफ और आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पर हमें अरमाइक जो लिपि है इसके शिलालेख यहाँ पर मिलते हैं। तो वही है, देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि भाई शाहबाजगढ़ी जो है या और मानसेहरा, ये खरोष्ठी लिपि के हैं। अब देखिए जो ब्राह्मी लिपि है ये सीधी सीधी लिखी जाती थी, मतलब लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी ऐसे, लेकिन खरोष्ठी उल्टा लिखी जाती थी। ठीक है, राइट से लेफ्ट ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान करने के लिए है अगर कभी पूछा जाए। और इसके साथ साथ में देखिए ये कंधार में एक अभिलेख है जिसको सरेकुना नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यूनानी और अरमेइक लिपि का यहाँ पर अभिलेख जो है ये पाया गया है। और ये देखिए द्विभाषीय है, क्योंकि यूनानी और अरमेइक है ना, यूनानी और अरमाइक जो भाषा है ये द्विभाषीय लेख है, और ये कंधार में सरेकुना में है। और इसमें देखिए ये लघमान अभिलेख जो है ये अरमाइक में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, और देखिए ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान है वो कौन है? ऑप्शन देखिए इसमें स्तंभ, स्तूप, चैत्य और बारादरी। तो इसमें जो स्तंभ हैं ये मौर्य कला के विशिष्ट स्रोत हैं कह सकते हैं। और देखिए जो स्तंभ हैं ये शिक्षा के लिए बनाए जाते थे, मतलब राजा का जो उपदेश होता था उस राजा के उपदेश को भी इसमें से दर्शाया जाता था। अब जैसे देखिए शिलालेख है तो इसमें ये जो स्तंभ होते थे, जैसे एक स्तंभ है ये, तो ये स्तंभ जो है देखिए ये पूरे पूरे एक साथ ही बनाए जाते थे। पूरे पूरे एक साथ का मतलब ये है कि ये एक ही पत्थर के बनाए जाते थे पूरे पूरे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से होता था, जैसे यहाँ पर नीचे एक शाफ्ट होता था, इसके यहाँ आप ऊपर जाएं तो एक उल्टा कमल बनाया जाता था। ठीक है, उल्टा कमल। इसके बाद एक यहाँ चौकी बनाई जाती थी और इसी चौकी के ऊपर एक ये जानवर बैठाला जाता था, और ये पूरा जो काम है पूरा एक पत्थर से किया जाता था। तो ये बहुत उस समय कह रहे थे अच्छा मतलब बनाया गया होता था, काफ़ी कलाकृति में ये विशिष्ट होते थे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो साम्राज्याधीन, अशोक के साम्राज्य के अधीन कौन नहीं था? ऑप्शन देखिए कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक और कामरूप। तो इसमें देखिए कामरूप जो है ये अशोक के साम्राज्य के अंदर नहीं था, क्योंकि कामरूप कौन सा क्षेत्र था? ये था असम वाला कामरूप, कामाख्या, जो कामाख्या देवी का मंदिर है ना असम में, तो उसी से नाम से देखिए पुराना नाम इसका क्या था? कामरूप ही था। ठीक है, तो ये जो है ये अशोक के शासन के अंदर नहीं था, बाकी इसमें कश्मीर अंदर था, गुर्जर वाला क्षेत्र अंदर था और कर्नाटक वाला, ये सब सारे के सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसके अंदर थे। और देखिए एक किताब का नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। तो कल्हड़ ने भी बताया है कि श्रीनगर का जो स्थापना है वो किसने कराया था? अशोक ने यहाँ पर करवाया था।
तो ये इस तरह से इसका विस्तार है जो अशोक के शासन का, ये यहाँ पर दिखाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल और मौर्य काल। तो ये मौर्य काल से संबंधित है। और देखिए सांची का जो स्तूप है, ये स्तूप जो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है वहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है और ये अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है। ये एक ऐसा स्तूप है जहाँ पर मतलब बुद्ध के जीवन से इसका खास लेना देना नहीं है, कि मतलब यहाँ जैसे ऐसा नहीं है कि बुद्ध जहाँ पर जैसे गए तो वहाँ पर स्तूप बना दिया गया, या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो स्तूप बनाया गया, ऐसा नहीं है। तो ये उससे, इन घटनाओं से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत ही विशाल स्तूप है और ये काफ़ी वर्तमान में भी ये दर्शनीय है और देखने योग्य है। अगला प्रश्न देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग के है ना, योग के जो प्रवर्तक हैं, ये योग दर्शन भी है देखिए, तो इसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन देखिए, महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि और महर्षि अरविंद। कौन है? महर्षि पतंजलि जो हैं योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। अब देखिए, योग तो भारत में उससे पहले भी मौजूद था, ठीक है, लेकिन योग को सही मतलब ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से उसको संकलित करना और उसको पूरे चरणों में बांट के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का जो काम है, ये किया गया था महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया था। अष्टांग योग में 8 अंग माने जाते हैं, जिसमें से कि देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से योग के 8 अंगों के, ठीक है, ये कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई योग पतंजलि ने योग के कितने अंग बताएं? तो कितने अंग बताएं? 8। उन अंगों के भी अगर अंदर कभी पूछे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, फिर इसके बाद समाधि। तो समाधि की स्थिति तक जाने के लिए पतंजलि ने 8 चरण यहाँ पर क्या है कि मतलब 8 चरण जो हैं योग के यहाँ पर इन्होंने दिए थे। देखिए गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया था फ्रेंड्स ये। और देखिए एक चीज़, ये महर्षि जो पतंजलि हैं, तो पतंजलि ने कुछ और किताबें लिखी हैं। एक थी देखिए योग सूत्र, और एक मतलब इन्होंने योग का जो दर्शन दिया वो तो दिया ही, 8 अंग दिए। इसके साथ देखिए योग सूत्र है, महाभाष्य है, और महाभाष्य के साथ में आयुर्वेद पर इन्होंने एक मतलब ग्रंथ लिखा था। तो ये इनके ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखा था। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न बहुत बड़ा दिया गया है, और इसमें इन्होंने एक राजवंश को पूछा है कि भाई ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, ये डिस्क्रिप्शन किस राजवंश का है। अब देखिए इसमें बहुत सारी जानकारियाँ छिपी हुई हैं, जिनको हम यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे करके मतलब ओपन करेंगे। देखिए, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। बस यहीं से पकड़िए, पुष्यमित्र है ना, पुष्यमित्र शुंग था, तो इसने क्या कौन सा काल है? देखिए शुंग काल का हो गया, ठीक है ये। अब तो पुष्यमित्र ने शुंग शासन की स्थापना की थी, और जो मौर्यों के बाद जो शासन काल आया है वो किसका आया है? शुंगों का आया है, ठीक है। और फिर इससे कह रहा है कि देखिए इनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक, तो इनका जो फैलाव था वो नर्मदा नदी तक था। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश से बहती है, और नर्मदा नदी उल्टा बहती है, ठीक है। सारी नदियां जो हैं वो अपनी बहती हैं पूर्व की ओर, ये पश्चिम की ओर अपनी भ्रंश घाटी में बह जाती है। तो ये इस नदी तक इसका क्या था कि इनका फैलाव था। और अगर बाकी हम पूर्व की ओर देखें तो ये जो हमारा पाटलिपुत्र है यहाँ तक था, अयोध्या, विदिशा, ये सब इनके कंट्रोल में थे। और इसके साथ साथ में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब देखिए ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो वो किसने मतलब उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या उसका ये कहें कि मुख्य योगदान किसका था? तो इसमें जो पतंजलि थे, पतंजलि ने ही ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पतंजलि हैं वो किसके टाइम के थे? वो इसी शुंग काल के थे, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ देखिए बैक्टीरियन राजा था एक डेमेट्रियस, इसको भी इन्होंने हराया था। और इसमें आगे देखिए दिया गया है कि राजवंश का 5वां राजा जो है ये भागभद्र था, ठीक है। और पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया है, ठीक है। ये भी देखिए महाभाष्य जो लिखा गया है तो ये भी इसी दौरान लिखा गया है। अब तो देखिए हम ये तो पहले ही जान लिए थे कि भाई इसका उत्तर जो है ये शुंग काल होगा। अब देखिए एक यहाँ पर जो जानने वाली बात है कि भाई जो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे
जो हमारा ये पतंजलि थे इस समय के ये थे, और महाभाष्य की जो रचना है ये भी पतंजलि द्वारा यहाँ पर की गई है। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो देखिए ये पतंजलि किसके समकालीन थे, हमने अभी देखा ही, शुंग काल में थे ये, है ना, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी देखिए कराए थे, इसको भी हमने देख ही लिया है। और एक बात देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर इन्होंने महाभाष्य लिखा है। ये जो महाभाष्य हम अभी पढ़ रहे थे कि महाभाष्य लिखा है, तो ये महाभाष्य क्या था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है। तो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है इसमें 8 अध्याय हैं, और ये अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है। इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो पूरी व्याकरण आज संस्कृत की व्याकरण जो मौजूद है, ये व्याकरण कैसे निकली है, और इस व्याकरण के लिए इन्होंने 16 महेश्वर सूत्रों के बारे में बताया है। क्या बताया है कि 16 महेश्वर सूत्र हैं, और इन महेश्वर सूत्रों के थ्रू ही पूरी की पूरी जो हमारी व्याकरण है वो बन के निकली है। तो ये सारा कुछ जो है पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में यहाँ पर बताया है, और इसी अष्टाध्यायी पर फिर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अगला देखिए, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान था। तो कनिष्क के समय आयुर्वेद विद्वान हम कई बार अभी पढ़े हैं कि ये चरक थे, ठीक है, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। देखिए फिर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, तो इसको समझना है हमें, है ना, कि भाई हमें ये प्रश्न याद करके रखने हैं ताकि अगला एग्जाम होएगा और रिपीट होके आएगा तो हम उसको कर पाएंगे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे। कुषाण, अभी ये जो कनिष्क पढ़ रहे थे तो ये कुषाण था, तो ये कहाँ के निवासी थे, ये थे फ्रेंड्स चीनी तुर्किस्तान के। तो इन्होंने क्या किया था, पहले चीन में आक्रमण किया, फिर वहाँ सफल नहीं हुए तो फिर भारत की ओर इन्होंने आगे आके फिर यहाँ पर आक्रमण करके अपना राजपाट बसाया। तो इस प्रकार से ये कनिष्क, और कनिष्क ने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और हमने ये तो पढ़ा ही है कि यहाँ पर इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही, अगला हम क्रम से पढ़ते जाएंगे। आई होप आपको जो जानकारी मिल रही है वो उपयोगी है, और वो दरअसल उपयोगी है भी फ्रेंड्स। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए हैं तो फ्रेंड्स इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।